तो आज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपने खच्चर देखा है? खच्चर कैसे पैदा होता है? जब घोड़े और गधे में क्रॉस ब्रीडिंग होता है उस समय खच्चर पैदा होता है। खच्चर के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ घोड़े जैसा होता है और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ गधे जैसा होता है। तो खच्चर में दोनों प्रॉपर्टीज़ का मिला जुला असर हमें दिखता है और इस खच्चर को हाइब्रिड स्पीसीज़ कहा जाता है। जैसे जीव जंतु और पेड़ पौधों में हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसी तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भी हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था एक अमेरिकन केमिस्ट लाइनस पाउलिंग ने। तो चलिए देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का होता है। तो फॉर एग्जांपल मान ले कि किसी एटम का ये s ऑर्बिटल है और यहाँ पर आप देख रहे हैं उसका एक p ऑर्बिटल को। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स में जब मिक्सिंग होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये जो अलग अलग नेचर के ऑर्बिटल्स हैं इनके शेप देखिए अलग अलग होता है। तो ये दोनों मिक्सअप होके हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद दोनों ऑर्बिटल्स के प्रॉपर्टी का मिला जुला प्रॉपर्टी वाला ऑर्बिटल बनता है। तो ऑर्बिटल कुछ इस तरह का बनता है। ये एक ऑर्बिटल हो गया और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स हो गए, दो ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ और इस तरह से दो ऑर्बिटल्स बना। देखिए यहाँ पर S और P में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को sp हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो मान ले कि ये किसी एटम का s ऑर्बिटल है और यहाँ पर मैं एक p ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहा हूँ, उसी तरह से एक दूसरा p ऑर्बिटल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इन तीन ऑर्बिटल्स, दो p ऑर्बिटल्स और एक s ऑर्बिटल, इनके बीच अगर हाइब्रिडाइजेशन हो तो फिर हमें तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। जितने ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से पहले जितने ऑर्बिटल्स होंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहाँ पर भी इस तरह से अब तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये एक, ये दूसरा और यहाँ पर ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। चूँकि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली अगर देखा जाए तो अगर मान ले कि ये एक एटम का s ऑर्बिटल है और ये मैं एक p ऑर्बिटल को ड्रॉ कर रहा हूँ और ये दूसरा p ऑर्बिटल हो गया और यहाँ पर ये तीसरा p ऑर्बिटल मैं डॉट कर दे रहा हूँ इस तरफ को क्योंकि पीछे की तरफ है। ये तीन परपेंडिकुलर एक्सीज में तीन p ऑर्बिटल्स हैं x, y एंड z और इसमें जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी ऑब्वियसली चार ही हमें ऑर्बिटल्स मिलेंगे क्योंकि एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो अब की बार हमें चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, एक, दो, इस तरह से ये तीन और चौथा जो है हमें इस तरह से पीछे की तरफ हमें वो ऑर्बिटल मिलेगा इस तरह से। और इस बार हम इसे कहेंगे, इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को कहा जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अब देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हाइब्रिडाइजेशन के जो हमने अभी अभी देखा। जैसे कि एक चीज़ तो हम यहाँ क्लियरली जानते हैं कि नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स जो है वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन से पहले और हाइब्रिडाइजेशन के बाद नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स जो है, नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इक्वल होगा, ये इक्वल होता है। दूसरा कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। मतलब ऐसे ही ये नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इवेंट होना होगा, कुछ ना कुछ इसे पाना होगा जो कि स्टेबल कन्फिगरेशन था, कुछ ना कुछ एनर्जी इसे पाना होगा तब जाके हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है इट रिक्वायर्स एनर्जी। अब आप पूछेंगे ये एनर्जी आता कहाँ से है? इट रिक्वायर्स एनर्जी। देखिए जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनते समय नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन
ये तभी होता है जब बॉन्ड बनता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब बॉन्ड जब बनता है उस समय बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, वही एनर्जी इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज़रूरी एनर्जी को कंपेंसेट करता है। ये जो प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन का और जो बॉन्डिंग का प्रोसेस है, ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली होता है। तो बॉन्ड भी बनते जाता है, उस दौरान हाइब्रिडाइजेशन भी होते जाता है। तो बॉन्ड बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होते जाता है, वही एनर्जी से हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस पॉइंट से आप बहुत सारे पॉइंट्स और भी निकाल सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड कहाँ पर बनता है। बॉन्ड वैलेंस शेल में ही बनता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही बॉन्डिंग होता है। तो ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन भी कहाँ पर होगा, हाइब्रिडाइजेशन भी वैलेंस शेल में ही होगा। ओनली वैलेंस शेल, ओनली वैलेंस शेल, सिर्फ वैलेंस शेल में ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब जो ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल में हैं उन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन होता है। और भी कुछ चीज़ें हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि चूंकि इसे एनर्जी चाहिए होता है फिर भी ये बन रहा है, मतलब बॉन्ड बनने के दौरान ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग होगा तो जितना एनर्जी रिलीज होगा उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बॉन्डिंग होता है तो। इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है बॉन्डिंग के दौरान। तो हम कहेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव किसके लिए इफेक्टिव होता है, मोर इफेक्टिव इन बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाने में ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब देखिए ये जो ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब ये ऑर्बिटल्स, जैसे हमने VSEPR थ्योरी में देखा था कि वहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे को रिपेल करता है, और यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस रहे, यहाँ पर मान ले इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस रहे इन ऑर्बिटल्स में, तो मैं थोड़ा इस तरह से इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे आपको इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर से हट के आपको इसका वेव नेचर को ही दिमाग में रखना होगा, क्योंकि ऑर्बिटल वगैरह तभी आता है जब हम इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह देखते हैं। सो मैं इस तरह से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस ऑर्बिटल्स में तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे को रेपेल करेगा, तो इसका मतलब ये होगा, जैसे कि हमने VSEPR थ्योरी में देखा है कि ये जो ऑर्बिटल्स होंगे, ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस में सिचुएटेड होगा। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे को रेपेल करता है। इसीलिए हम लोग जब ड्रॉ करते हैं इसे कुछ इस तरह से ही ड्रॉ करते हैं। ये इंडिकेट करता है कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में सिचुएटेड है। आप यहाँ पर इनके बीच का एंगल देख ले, आप अगर इस जगह पे इनके बीच का एंगल देखेंगे तो ये 180 डिग्री का होगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस में सिचुएटेड है। उसी तरह से अगर इस केस में आप इनके बीच का एंगल देखेंगे तो ऑब्वियसली मैक्सिमम डिस्टेंस में सिचुएटेड होने के लिए इन्हें एक ही प्लेन में रहना होगा, और ऑब्वियसली इनके बीच जो एंगल बनेगा ये एंगल 120 डिग्री का बनेगा। अगर आप इस केस में देखते हैं, अगर आपने VSEPR थ्योरी का वीडियो देखा है, उस कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं, तो फिर आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 ऑर्बिटल्स इस तरह से, और इनके बीच जो एंगल बनता है ये 109.5 डिग्री का बनता है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है एक दूसरे को रेपेल करके मैक्सिमम डिस्टेंस में सिचुएटेड रहता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ये हमें कहाँ पर दिखता है। ये sp हाइब्रिडाइजेशन हमें दिखता है BeH2 जैसे मॉलिक्यूल में और C2H2 जैसे मॉलिक्यूल में, ये इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन दिखता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हमें BH3 जैसे मॉलिक्यूल में दिखता है, और ये हमें C2H4 जैसे मॉलिक्यूल में दिखता है।
और ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये हमें CH4 जैसे मॉलिक्यूल में दिखता है, ये हमें C2H6 जैसे मॉलिक्यूल में दिखता है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बेहतर हम समझेंगे, हम इन एग्जाम्पल्स से ही समझेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे BeH2 से, बेरिलियम हाइड्राइड, इससे हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ सेंट्रल एटम आप देखें बेरिलियम का है, मतलब बेरिलियम में क्या हो रहा है यही ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बेरिलियम का केस अगर आप देखें तो बेरिलियम के वैलेंस शेल जो है, दूसरा शेल जो होता है वो बेरिलियम का वैलेंस शेल होता है। इसमें s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल होता तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो रिसाइड करता है ये s ऑर्बिटल में रिसाइड करता है, और ये जो p ऑर्बिटल्स होते हैं ये p ऑर्बिटल्स वेकेंट होते हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी कंज्यूम करके ये एक p ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, और जंप करने के बाद p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, एक p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उन दो ऑर्बिटल्स के जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स है उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये जो नया एनर्जी लेवल मिलता है हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हमें नया एनर्जी लेवल मिलता है, और इसी को sp एनर्जी लेवल कहा जाता है। सो sp एनर्जी लेवल जो कि p का एनर्जी लेवल और s के एनर्जी लेवल के बीचों बीच कहीं पर होता है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है इसका जो नेचर होगा उसमें p नेचर भी रहेगा और s नेचर भी रहेगा, दोनों का मिला जुला प्रॉपर्टीज़ रहता है। तो एनर्जी में भी यही चीज़ हमें दिखता है। तो ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं, दो, एक p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, तो ये दोनों ऑर्बिटल मिल के sp ऑर्बिटल बनाता है, दो sp ऑर्बिटल बनाता है। और यहाँ पर दो p ऑर्बिटल्स रह जाता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, उसका कोई काम है नहीं, तो इसीलिए हम उसे ड्रॉ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, दो sp ऑर्बिटल हमें मिला, तो वो दो sp ऑर्बिटल किस तरह से सिचुएटेड होगा, एक sp ऑर्बिटल ऐसे और दूसरा sp ऑर्बिटल इस तरह से सिचुएटेड होता है। ये जो एंगल बनेगा इन दो ऑर्बिटल्स के बीच ऑब्वियसली 180 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन आके कुछ इस तरह से, हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, वो इस तरह से बॉन्ड बना लेता है। तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड एंगल बनता है इस केस में, वो बॉन्ड एंगल जो है वो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का बनता है। C2H2 के केस में भी sp हाइब्रिडाइजेशन ही होता है, इसमें हम थोड़ी देर बाद आते हैं। फिलहाल तो हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। BH3 वाला जो केस है ये, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें दिखता है। B मतलब बोरॉन जो है यहाँ सेंट्रल एटम है, तो बोरॉन के केस को कंसीडर किया जाए अगर, तो बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं s और p को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में कुछ ऐसा रहता है, और इसमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एक p ऑर्बिटल में चला जाता है। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, इसे मैं हटा ही देता हूँ। और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ऑब्वियसली इन तीनों के बीच हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, तो एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल, इन 3 ऑर्बिटल्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो ये जो एनर्जी लेवल बनता है, नया एनर्जी लेवल बनता है, ये sp2 एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहता है। sp2 एनर्जी लेवल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इन्हें अगर मैं ड्रॉ करूँ तो चूँकि ये एक दूसरे को रेपल करेगा और मैक्सिमम डिस्टेंस में सिचुएटेड होगा, तो फिर इनके बीच जो एंगल बनेगा ये एक ही प्लेन में रहेगा, और इनके बीच जो एंगल होगा वो एंगल 120 डिग्री का होगा। 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ता है, हाइड्रोजन एक यहाँ पर आके जुड़ेगा, हाइड्रोजन एक यहाँ पर जुड़ेगा और हाइड्रोजन एक यहाँ पर जुड़ेगा। इसीलिए इस केस में जो हमें बॉन्ड एंगल मिलता है, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का मिलता है।
C2H4 में भी ऐसा ही होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। कुछ और भी चीज़ें होती है, इसीलिए हम लोग इस पर थोड़ी देर बाद आते हैं। अभी CH4 का केस देख लेते हैं। CH4 में क्या होता है, सेंट्रल एटम जो है, ये सेंट्रल एटम कार्बन का है। तो यहाँ पर अगर कार्बन के लिए एनर्जी लेवल में ड्रॉ करूँ, सबसे पहले तो देखें कार्बन में जो है वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो s में 2 और p में 2, s ऑर्बिटल में 2 और p ऑर्बिटल्स में 2, p ऑर्बिटल्स में 1 यहाँ सबसे पहले क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन से पहले कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन s से p में आ जाता है, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जब होता है, हाइब्रिडाइजेशन का जब प्रोसेस होता है, इन चारों ऑर्बिटल्स में मिल के हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए 4 एनर्जी लेवल्स, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन चारों ऑर्बिटल्स में, sp3 ऑर्बिटल्स में। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये जो 4 ऑर्बिटल्स होंगे, ऑब्वियसली ये 4 ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे सिचुएटेड होते हैं, 2 इस तरह से, 3 और ये एक पीछे की तरफ एक ऑर्बिटल, पीछे की तरफ यहाँ पर एक ऑर्बिटल, ये पीछे है। यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये एंगल बनता है 109.5 डिग्री का। और हाइड्रोजन जो आके यहाँ पर जुड़ रहा है, हाइड्रोजन की जगह कुछ और भी जुड़ सकता है। यहाँ हाइड्रोजन जो जुड़ रहा है कुछ ऐसे जुड़ रहा है, इन 4 ऑर्बिटल्स में आके बॉन्ड बना रहा है। इसीलिए ये जो एंगल बनता है, बॉन्ड एंगल बनता है, ये बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का बनता है। अब आते हैं C2H6 के केस में। C2H6 में भी ऐसा ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। यहाँ पर सेंट्रल एटम्स देखिए, 2 कार्बन एटम्स है। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनता है, ऑब्वियसली यहाँ पर भी 109.5 डिग्री का ही वो एंगल बनता है। अब यहाँ पर 2 कार्बन जो है, सेंटर में जो 2 कार्बन्स है, उनका जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ ऐसे। ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल, और यहाँ पीछे की तरफ एक ऑर्बिटल, ऐसे। इनके बीच का एंगल 109.5 डिग्री का। उसी तरह से दूसरा जो है, दूसरा कार्बन, उसका एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये पीछे की तरफ एक ऑर्बिटल। मे बी इन सम केसेस ये जो है ये सामने की तरफ भी हो सकता है, ये दोनों पीछे की तरफ हो सकता है इन सम केसेस। अब इन दोनों में जब इन दोनों में बॉन्ड बनता है, तो सबसे पहले तो देखिए कार्बन कार्बन में कुछ इस तरह का बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन में इस तरह का बॉन्ड बना, और ये जो हाइड्रोजन्स है, हाइड्रोजन्स आके इस तरह से यहाँ 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 इन बचे हुए 3 ऑर्बिटल्स में आके हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है, और यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का ही होता है। अब आते हैं C2H4 के केस में। C2H4 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ सेंट्रल एटम कार्बन है। तो एक और चीज़ हमें ध्यान देना होगा कि कार्बन का S है, ये P है, ये S, 3 P ऑर्बिटल्स। तो कार्बन में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है या कन्फिगरेशन होता है इस तरह का। एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जंप करके यहाँ पर चला जाता है, p ऑर्बिटल में चला जाता है। और मैं एक बार इसे ड्रॉ ही कर लेता हूँ। ऐसा सिचुएशन बनता है, s ठीक हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले सिचुएशन ऐसा बन जाता है, ये s और ये p। अब जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के दौरान ये जब एनर्जी लेवल में अगर ड्रॉ करूं, तो ये बन गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल। और एक p ऑर्बिटल यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन इस बार वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो सिचुएशन कुछ ऐसा बनता है, ये p एनर्जी लेवल है, ये वाला p एनर्जी लेवल है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
अब देखिए यहाँ पर अगर इन ऑर्बिटल्स को मैं ड्रॉ करता हूँ, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो ऑब्वियसली यहाँ ये एंगल जो बनाएगा 120 डिग्री का एंगल बनाएगा ऐसे, ये तो 120 डिग्री का एंगल बना लिया। और एक पी ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है तो उसे भी मुझे ड्रॉ करना होगा। उसे कैसे ड्रॉ करें हम, ये तो एक प्लेन में है, 3 ऑर्बिटल्स 120 डिग्री के एंगल में है। अब ये जो ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी इनके साथ मैक्सिमम डिस्टेंस में सिचुएटेड होगा। एक ही पॉसिबल सिनेरियो है कि उसका एक लोब यहाँ पर ऐसे बनेगा और एक लोब पीछे की तरफ बन रहा है जो हमें दिख नहीं रहा है। अब ऐसा ही दूसरा कार्बन भी है, तो उसका हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हें मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 2 और ये 3 हो गए। और यहाँ पर भी p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसे मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। एक लोब ऊपर की तरफ और उसका दूसरा लोब जो है नीचे की तरफ है। यहाँ पर बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच ऐसे बॉन्ड बनता है, इस तरह से बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आके यहाँ एक ऑर्बिटल में जुड़ता है, दूसरा ऑर्बिटल में जुड़ता है, तीसरे में जुड़ता है और चौथे में जुड़ता है, मतलब दो कार्बन में जुड़ जाता है। अब यहाँ पर ये जो p ऑर्बिटल्स है, ये 2 p ऑर्बिटल्स जो है ये दोनों भी बॉन्ड बना लेता है। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनता है, देखिए साइड बाय साइड यहाँ पर बॉन्डिंग हो रहा है। एंड टू एंड बॉन्डिंग नहीं होगा इस बार, क्योंकि इसे अगर मैं रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री, जो हम ऊपर से देख रहे हैं, अगर साइड से हम देखें तो ये वाला जो प्लेन होगा, ये वाला प्लेन कुछ ऐसा होगा। जो प्लेन हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन अब हमें ऐसा दिखेगा और एक p ऑर्बिटल ऐसे ऊपर नीचे वाला p ऑर्बिटल, इन आउट वाला p ऑर्बिटल जो यहाँ ब्लू कलर से ड्रॉ किया गया, अब हमें ऐसा दिखेगा। अब बॉन्डिंग यहाँ पर जो है, बॉन्डिंग कुछ इस तरह का होगा। तो इस बार ये साइड बाय साइड बॉन्डिंग हो रहा है। तो साइड बाय साइड बॉन्डिंग हमने इससे पहले पढ़ा था कि साइड बाय साइड बॉन्डिंग को पाई बॉन्डिंग कहा जाता है। बाकी सारे बॉन्डिंग्स जो है, जैसे यहाँ पर अब तक हमने जो बॉन्ड पढ़ा था सारे सिग्मा बॉन्ड है, सारे सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड जो है, दिस इज़ अ पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो कार्बन है, सेंटर में जो 2 कार्बन्स हैं, इनके बीच 2 बॉन्ड बन रहा है। एक सिग्मा बॉन्ड जो पहले हमने ड्रॉ किया था, इस जगह पे जो बॉन्ड बना ये सिग्मा बॉन्ड है, और ऊपर ब्लू कलर से हमने जो ड्रॉ किया ये पाई बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि साइड बाय साइड यहाँ पर बॉन्डिंग हो रहा है। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्डिंग होता है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन इस तरह से ये जुड़ा हुआ होता है, इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है और बीच में डबल बॉन्ड। इनमें से एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। अब आते हैं केस C2H2 में। C2H2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन चूंकि सेंटर में कार्बन है तो यहाँ पर हमें इसे ड्रॉ कर लेना होगा। ये s एनर्जी लेवल, ये p एनर्जी लेवल, 1 2 3, s में 2, p में 1, p में 1। तो सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर p ऑर्बिटल में जाता है, और उसके बाद सिनेरियो कुछ ऐसा होता है, ये p ऑर्बिटल तीनों भर जाता है, s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में 2, एक s और एक p ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन होता है, और एक sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp एनर्जी लेवल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और 2 p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, तो इसका एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को और साथ ही साथ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करूँ तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। sp हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब यहाँ पर एक लोब, 2 लोब, मतलब 2 लोब मिलके एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, तो एक sp ऑर्बिटल और यहाँ पर दूसरा sp ऑर्बिटल। अब यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ एक p ऑर्बिटल को। ये जो p ऑर्बिटल, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो एक p ऑर्बिटल ऐसे, ये एक p ऑर्बिटल है, और दूसरा p ऑर्बिटल को इन आउट में ड्रॉ कर लेता हूँ। बिल्कुल हमारे तरफ का लोब ये, और एक लोब पीछे की तरफ है।
उसी तरह से दूसरा जो कार्बन है उसका एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp हाइब्रिडाइजेशन, और जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल एक ऐसे और दूसरा p ऑर्बिटल जो है इन आउट इस तरह से। अब इन दोनों में जब बॉन्डिंग होता है तो उस समय देखिए यहाँ पर एक और चीज़ हमें मिलेगा कि इन दोनों में जब बॉन्डिंग होता है, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग को अगर देखें तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इस तरह का बॉन्ड बना, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आके यहाँ पर जुड़ता है, यहाँ पर आके जुड़ता है, और ये जो p ऑर्बिटल है इनमें भी बॉन्डिंग होता है। तो एक बॉन्डिंग इस तरह का दोनों p ऑर्बिटल्स के बीच बॉन्डिंग, और यहाँ पर एक और बॉन्डिंग होता है, ये भी साइड बाय साइड बॉन्डिंग है। ब्लू कलर से मैंने जो ड्रॉ किया वो भी साइड बाय साइड बॉन्डिंग है, और यहाँ पर भी ये जो दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर भी इन दोनों में भी बॉन्डिंग होता है। तो एक बॉन्ड का एक पार्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है ऐसे, और एक पार्ट पीछे की तरफ है। बॉन्ड एक ही है, ये एक बॉन्ड है और ये दूसरा बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप गौर करें, 2 पाई बॉन्ड बना। पहले मैंने जो बॉन्ड ड्रॉ किया था कार्बन कार्बन के बीच सफ़ेद रंग से, वो बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड था। ब्लू कलर से जो बॉन्ड मैंने ड्रॉ किया ये एक ही बॉन्ड है, ये और ये मिल के एक बॉन्ड है। उसी तरह से पिंक कलर से मैंने जो यहाँ पर ड्रॉ किया, ये और पीछे की तरफ जो इसका पार्ट है वो दोनों मिल के एक ही बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बना, यहाँ एक पाई बॉन्ड, और उसी तरह से मैंने पिंक कलर से जो ड्रॉ किया ये भी एक पाई बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड तो बन ही रहा है और साथ ही साथ 2 पाई बॉन्ड बनता है। और देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन कार्बन अगर मिला दे या फिर कार्बन कार्बन हाइड्रोजन मिला दे तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है 180 डिग्री का होना चाहिए। वही चीज़ हमें यहाँ पर भी दिखता है। ये जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस जगह पे 180 डिग्री का बनेगा। चाहे आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर देख ले, ये भी 180 डिग्री का बनेगा। सो बॉन्ड एंगल यहाँ पर 180 डिग्री का बनता है, ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ होता है और एक इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर एक जो है सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 बॉन्ड्स पाई बॉन्ड होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिटल में रहें तभी वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ऐसा केस आपको पानी में और NH3 में दिखता है। तो सबसे पहले आते हैं NH3 के केस में। यहाँ पर सेंट्रल एटम जो है, ये सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का है। अगर नाइट्रोजन का एनर्जी लेवल देखा जाए इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस शेल का, तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल सेकंड ऑर्बिट का या सेकंड शेल का, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता है, लेकिन इस तरह के केसेस में, खासकर NH3 के केस में होता ये है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है। और चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन से पहले 5 इलेक्ट्रॉन था, तो उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा। एंगल इन ऑर्बिटल्स के बीच जो है ये 109.5 डिग्री का होगा। ये डॉटेड जो है ये पीछे की तरफ है ये ऑर्बिटल, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, लेट अस से कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में हैं जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स जो है यहाँ पर इस तरह से जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है। वैसे यहाँ पर भी अगर हाइड्रोजन होता, जैसे कि CH4 के केस में होता है, यहाँ पर भी अगर हाइड्रोजन होता तो उस केस में ये जो बॉन्ड एंगल बनता, CH4 के केस में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो ऑब्वियसली हमें पता है वो एंगल
109.5 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। लोन पेयर चूँकि इनको रेपेल करता है, ज़्यादा रेपेल करता है ऑर्बिटल्स को या बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसीलिए ये जो ऑर्बिटल्स है एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तो ये एंगल थोड़ा सा घट जाता है। जैसे कि हमने VSEPR में देखा था कि ये एंगल घट के बन जाता है 107 डिग्री का। तो इस तरह से NH3 मॉलिक्यूल बनता है। अब H2O के केस में अगर देखा जाए तो H2O का सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का है। अगर उसका हम एनर्जी लेवल देखते हैं तो S और P ऑर्बिटल्स, 2s और 2p ऑर्बिटल्स। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 1 2 3 4 और 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर देखिए, हाइब्रिडाइजेशन से पहले इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, ज़रूरत ही नहीं है और जगह भी नहीं है। तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और 4 ऑर्बिटल्स sp3, और यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, और है तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। सो यहाँ पर देखिए 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ये फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है। तो अगर मैं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को इस तरह से ड्रॉ करूं, एंगल इनके बीच 109.5 डिग्री का होता है जनरली, लेकिन यहाँ पर अब हमें 2 लोन पेयर्स मिलते हैं। यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर दूसरा लोन पेयर। 2 लोन पेयर्स जो है, ये दोनों लोन पेयर्स इन बॉन्डेड पेयर्स को, वैसे बॉन्ड बना दूं मैं पहले, यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ा, यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ा, तो लोन पेयर्स जो है इन बॉन्डेड पेयर्स को रेपेल करता है अपने से दूर। इसके कारण क्या होता है कि ये जो एंगल बनता है 109.5 डिग्री से और ज़्यादा घट के ये 104.5 डिग्री का रह जाता है। सो पानी के मॉलिक्यूल के केस में ये बॉन्ड एंगल जो है, ये बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का होता है, और अमोनिया के केस में ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का होता है। तो देखिए, अब तक हम लोगों ने जिस तरह का भी हाइब्रिडाइजेशन देखा है, वहाँ पर हमने ये देखा कि S और P के बीच हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि sp के साथ d ऑर्बिटल, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो। तो अब हम लोग अगले वीडियो में इसी पे बात करेंगे कि किस तरह से sp और d ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है। फिर उससे आगे हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। तो ये जो पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आपको वो वीडियो सारे मिल जाएंगे, उस चैप्टर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।